हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया, आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा था उन सब चीजों का रिवीजन कर लिया होगा आपने, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में इसका रिलेशन बहुत ज्यादा आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। ये दो पार्ट किसके थे? आइसोमर के थे। स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा था कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो गए थे, जिसकी वजह से वो किस डिपार्टमेंट में आ रहे थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिपार्टमेंट में आ रहे थे। लेकिन जो बच्चों सेकेंड पार्ट था वो था स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब सिंपल सा है बच्चों, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। अब सबने कहा कि सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तब तो ये सर आइडेंटिकल होने चाहिए। नहीं बच्चों, एक डिफरेंस आता है। वो क्या आता है? इनके ओरिएंटेशन का। इनका जो ओरिएंटेशन है वो 3D स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी बातों से और थोड़े क्वेश्चन से और थोड़े कॉन्सेप्ट से, समझ में आ जाएगा। आइसोमर को अपन ने डिवाइड किया था कितने पार्ट में बच्चों? आइसोमर को अपन ने डिवाइड किया था दो पार्ट में। देन फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर and second one is stereo isomer। हमें पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी यहां पे। लेकिन आज हम स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आज हम इसे पूरा पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआई। एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओआई। इन दो चीजों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज हम जो बात करेंगे वो पूरी बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। किसकी बात करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बात यह आती है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात अगर हम करें तो उसमें हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है। सेकेंड वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कैसे देखते हैं किसी कंपाउंड में कि उस कंपाउंड में जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। अब उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए ये चीजें थोड़ा सा आप नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट कर लें। और अब अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर सबसे पहले कंडीशन फॉर जीआई। जीआई की कंडीशन क्या क्या होती है, कब जीआई शो करता है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशन फॉर जीआई पढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ने वाले हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। देन हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट। इंट्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम किस में करेंगे? कंडीशंस फॉर जीआई, कि क्या क्या कंडीशन होती है, किस किस कंपाउंड में शो करता है, किस किस कंपाउंड में शो नहीं करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कहां करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पहले पॉइंट में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों एक बार ये नोट कर लें, देन मैं आपको एक बढ़िया वे में शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, चलिए। तो आपको ये समझ में आया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब जिसका ओरिएंटेशन 3D स्पेस में क्या हो? डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस डिफरेंट क्या होता है? इनका ओरिएंटेशन। क्लियर बात समझ में आती है? ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से
ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली चीज किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर जीआई, कि कहां कहां जीआई शो करेगा और कहां कहां नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? बात कर रहे थे यहां पर कंडीशन फॉर जीआई, कि कहां कहां जीआई शो करता है और कैसे कैसे हम समझते हैं कि यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे सबसे पहली चीज होती है कि कंपाउंड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड N, मतलब कह सकता हूं इन फ्रंट ऑफ एल्कीन अगर प्रेजेंट हो तो वहां जीआई शो कर सकता है। शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहला पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर एल्कीन कंटेनिंग ग्रुप है तो वहां जीआई शो हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C की बात करें तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। सबको पता है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। अब बात करते हैं अगर मेरे पास 2 बॉन्ड ये कार्बन से बना रहा है तो बची हुई 2 वैलेंसी कुछ ना कुछ A और B हो सकती हैं। उसी तरीके से यहां पर कुछ ना कुछ वैलेंसीज, यहां पर मैं C ना लिख के D और E लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो अब आप देखिएगा यहां पर क्या कंडीशन होती है? अगर इस कंपाउंड को जीआई शो करना है तो सबसे बड़ी कंडीशन होती है बच्चों कि जो इस कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं ये आपस में कभी बराबर नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी कंडीशन है, फिर से सुने। अगर कभी भी एल्कीन जीआई शो करेगा तो वो हमेशा कब करेगा? जब इसकी बची हुई वैलेंसीज आपस में बराबर ना हो, आपस में इनकी कोई भी इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। अगर बराबर हो गए तो बच्चों जीआई शो नहीं करेगा। सिंपल सा आंसर है। साथ ही साथ जो D और E है ये भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि कंडीशंस फॉर जीआई A इज नॉट इक्वल टू B एंड ऑल्सो D इज नॉट इक्वल टू E। कोई पूछे A और D में क्या प्रॉब्लम है तो A और D बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसी तरीके से A और E बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेम टाइप B और D भी बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। B और E बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ईच कार्बन की जो वैलेंसीज है वो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, वो कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन कुडंट सेम। ठीक है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें बच्चों, अगर सेम हो गई तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेंगी। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो सबसे पहली बात है, अगर एल्कीन में जीआई शो करेगा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू बी, कभी भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। आइसोटोप हो सकते हैं, आइसोटोप अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा अपन को। अगर बात करें यहां पर C डबल बॉन्ड C है, यहां H है, यहां फ्लोरीन है, यहां H है, यहां पर क्लोरीन। अब ध्यान दीजिए, मुझे कंपेयर किसको करना है? क्या मुझे इसे कंपेयर करना है या मुझे इसे कंपेयर करना है? तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हमें क्या कंपेयर करना होता है। हमें एक कार्बन की बची हुई वैलेंसीज को कंपेयर करना होता है, हमें आपस में कंपेयर नहीं करना होता है। तो ध्यान दें, H और Cl अलग अलग है, उसी तरीके से H और F भी अलग अलग है। इसका मतलब दिस कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिंपल सी बात समझ में आती है। तो क्या कंडीशन मैंने बताई आपको एल्कीन के केस में
कि एल्कीन्स की जो वैलेंसीज होती है वो कभी भी बच्चों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहां से मैंने एक ग्रुप ये लगा दिया और यहां से मैंने मैथिल लगा दिया, यहां मैथिल है और यहां भी मैथिल है। लेट सपोज बच्चों ये ग्रुप मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? तो बिल्कुल, आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इस कार्बन को चेक करना है तो कार्बन की वैलेंसीज को चेक करना होगा। क्या वैलेंसीज बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। और अगर वैलेंसीज बराबर हैं तो बच्चों उधर चेक करना ही नहीं है, हमें तुरंत आंसर कर देना है कि दिस कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बहुत सिंपल से समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो एल्कीन के केस में अगर कोई आपसे पूछे कि एल्कीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब शो करता है, तो सिंपल सा जवाब होगा आपका कि अगर कार्बन की वैलेंसीज आपस में बराबर नहीं होंगी तो वो कंपाउंड GI शो कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे और कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस को हमें देखना होता है, जैसे C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। फिर अपन एक साथ इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। तो आपको समझ में आया कि एल्कीन में हमें क्या क्या देखना होता है, क्या क्या समझना होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सबसे पहला पार्ट ही यही है कि आपको चेक करना आना चाहिए कि कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो इन केस ऑफ, सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं, इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड N, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, C डबल बॉन्ड N की जब बात आती है तो सबसे पहले जो कंपाउंड आया है उस कंपाउंड के बारे में समझो। जैसे C डबल बॉन्ड C आया था तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? कार्बन के बारे में पढ़ा। तो हमें कार्बन के बारे में क्या पता था? कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, 2 वैलेंसीज बिजी हैं, तो बची हुई 2 वैलेंसीज को चेक करना है। अगर वो बराबर होंगी तो GI शो नहीं करेगा, अगर वो बराबर नहीं होंगी तो वो GI शो करेगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। उसी तरीके से सोचिए, नाइट्रोजन के पास अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होता है 7, परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7, 2,5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 5 का मतलब हुआ है इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 के 5 की बात करें तो यहां पर होता है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। क्या आप सबने ये पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि यहां पर नाइट्रोजन के केस में सबसे पहले क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। अगर वो लोन पेयर भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे तो बताइए नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सही बात है। एक लोन पेयर से बन गया और 3 पहले से बने थे, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड शो करता है? मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड शो कर सकता है। अगर बात करें C डबल बॉन्ड N की, तो बच्चों ध्यान दो, अगर C डबल बॉन्ड N की बात करें तो कार्बन के पास तो बची हुई 2 वैलेंसीज है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 वैलेंसी बिजी थी, तो बची 1 वैलेंसी कुछ भी हो सकती है और दूसरी क्या होगी बच्चों? लोन पेयर होगा। दूसरा क्या होगा? लोन पेयर। क्लियर? अब बताइए, नाइट्रोजन की तरफ से, नाइट्रोजन के साइड से क्या हमें देखने में कोई भी दिक्कत होगी? क्योंकि ये लोन पेयर हमेशा डिफरेंट होगा और ये वैलेंसीज हमेशा डिफरेंट होगी। क्या कभी वैलेंसी और लोन पेयर बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। इसका मतलब क्या नाइट्रोजन की तरफ से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नाइट्रोजन की तरफ से हमें हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, हमेशा GI शो करने पड़ेगा। लेकिन हमें चेक किसको करना है? हमें चेक करना है कार्बन को। अगर हमें कार्बन को चेक करना है तो कार्बन की बची हुई 2 वैलेंसीज कभी बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी कंडीशन है, अगर GI शो करना है तो ये वैलेंसीज कभी इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है? अगर मैं यहां A और B रखूं तो लिख सकते हैं कंडीशन फॉर GI, कंडीशन शोज फॉर GI सिर्फ और सिर्फ A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन की तरफ कोई दिक्कत ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, जो हमेशा अनइक्वल होंगे और हमें अनइक्वल ही तो चाहिए। क्लियर बात समझ में आती है?
तो बताओ बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन है, यहां मैथिल है, डबल बॉन्ड एन है, तो क्या मैं तुरंत देख के कह सकता हूं कि सर अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो एन के पास एक लोन पेयर होगा और कोई वैलेंसी नहीं होती तो हम उसे क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ यहां पर ये कंपाउंड अलग अलग है और ये तो अलग है ही, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ये जीआई शो करेगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? क्या सबको समझ में आया सी डबल बॉन्ड एन का केस? सी डबल बॉन्ड एन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ लेता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं और एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताएं क्या ये शो करेगा या नहीं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, पहला ये है एंड दूसरा मुझे बताएं इन दोनों एग्जाम्पल में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां शो करेगा, और शो करने के बाद मुझे यह भी बताइए क्या पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुझे पता है एल्कीन के केस में सी डबल बॉन्ड सी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर सी डबल बॉन्ड एन भी करता है। क्या हम सबको ये चीज पता है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं सी डबल बॉन्ड एन। तो बताइए मुझे, क्या मुझे ये वैलेंसी चेक करने की जरूरत है? क्या नाइट्रोजन की तरफ से सिग्नल ग्रीन है? क्या नाइट्रोजन की तरफ से कोई दिक्कत होगी? नहीं। यहां पर देखें कार्बन के पास दो वैलेंसी ये हो गई, एक वैलेंसी ये हो गई। क्या बची हुई वैलेंसीज को मैं हाइड्रोजन बना सकता हूं? क्योंकि जब कोई भी वैलेंसी नहीं होती तो वहां पर फ्री वैलेंसी होती है जिसको हम हाइड्रोजन से डिनोट कर सकते हैं। बच्चों ये बताइए, क्या यहां ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये तो अलग है ही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस एल्कीन में जीआई शो करेगा। क्या सही बात है? आगे वाली एल्कीन को देखते हैं। इस एल्कीन को देखा तो बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दिया, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दिया। अब चेक करना इजी हो गया है, मैथिल अलग, हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग और ये पूरा ग्रुप अलग। इसका मतलब इसके अबाउट भी जीआई शो करेगा। क्या समझ में आती है आपको सारी बातें? इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल आपके लिए, आप चेक करें और मुझे बताएं क्या यहां पर जीआई शो करेगा। आपने चेक कर लिया होगा और आपको चेक करते ही समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जीआई शो करेगा क्योंकि यहां पर ये वैलेंसी अलग है और हाइड्रोजन अलग है। वो चेक ही नहीं करना क्योंकि उसकी तरफ से तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हमेशा चेक किसको करोगे? कार्बन की तरफ। अब यहां पर देखा दोनों कार्बन कार्बन है, चेक कर लो, वैलेंसी अलग, बिल्कुल अलग, अलग, बिल्कुल अलग। इसका मतलब ये भी जीआई शो करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एक भी स्टीरियो सेंटर जीआई शो करेगा तो पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जरूरी नहीं कि सबको जीआई शो करना मांगता है, नहीं। किसी एक स्टीरियो सेंटर के अबाउट अगर जीआई शो कर रहा है तो वो पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखें बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है और मुझे बताएं क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एल्कीन है क्या ये टर्मिनल एल्कीन है और इसकी वैलेंसीज जब मैं बनाऊंगा तो इसकी वैलेंसीज क्या होंगी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये सेम हो गया? सेम होने की वजह से क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। इसकी बात करें तो ये वैलेंसी अलग है, हाइड्रोजन अलग होगा, ये वैलेंसीज अलग है, हाइड्रोजन अलग होगा। इसका मतलब यहां से तो जीआई शो कर रहा है लेकिन यहां से जीआई शो नहीं कर रहा है। लेकिन बताओ बच्चों, क्या ये पूरा कंपाउंड, तो पूरा कंपाउंड में अगर बात करें तो कंपाउंड शोज जीआई। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि अगर किसी एक कंपाउंड में किसी एक सेंटर के अबाउट भी जीआई शो करेगा तो पूरा कंपाउंड जीआई शो कर देगा। तो क्या आपको यह समझ में आया कि सी डबल बॉन्ड एन के केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे चेक करते हैं? अब हम बात करने वाले हैं एन डबल बॉन्ड एन। तो ये सारे केसेस आपको आने चाहिए जिससे कि आपको कभी भी देखने में दिक्कत ना हो कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आने लग गई आपको?
बताओ जीआई शो करने के लिए क्या दिक्कत है? एल्कीन के जो टर्मिनल्स एटम है उनकी वैलेंसीज आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वैलेंसीज आपस में बराबर हो गई तो वो जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ एन डबल बॉन्ड एन, इसे बोलते हैं एजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो हमें आना चाहिए। क्लियर? बात करें एन डबल बॉन्ड एन की, तो अभी हमने बात की एन डबल बॉन्ड एन। क्या नाइट्रोजन की वैलेंसीज आउटर मोस्ट सेल में कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। अब 5 होती है तो मुझे बताओ क्या उन 5 वैलेंसीज में 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है? एक होता है बच्चों लोन पेयर। एक क्या होता है? लोन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। तो मुझे बताओ क्या इस केस में हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल, ऑलवेज शोज जीआई। बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर हमेशा अनइक्वल होंगे और हमेशा अनइक्वल होने की वजह से ये हमेशा जीआई शो करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा दिया, एन डबल बॉन्ड एन है, इस तरीके से मैंने ग्रुप लगा दिया, तो क्या मुझे इसको देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मैं तुरंत कह सकता हूं कि ये जीआई शो करेगा। चेक करना चाहते हैं? चेक कर लें। एक वैलेंसीज बचा हुआ लोन पेयर, एक वैलेंसीज बचा हुआ लोन पेयर, क्या अलग है? बिल्कुल अलग है। चेक किसको करना है? इसे। एक वैलेंसीज एथिल है तो दूसरी हाइड्रोजन होगी, दूसरी हाइड्रोजन होगी। चेक करके कह सकते हैं कि वैलेंसीज डिफरेंट है, इसका मतलब जीआई शो करेगा। क्या समझ में आ गया? तो आपने एल्कीन के सारे केस सीख लिए, सारे केस को समझ लिया, सारे केस को आपको आ गया देखना कि भाई देखते कैसे हैं, क्या इतने में कोई दिक्कत है? बताओ, चीजें कोई दिक्कत आ रही है? चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अब वो मिक्स एग्जाम्पल है और मिक्स एग्जाम्पल की तरह से आप उनको ट्रीट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, कहां कहां शो कर रहा है, कहां कहां शो नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों को चेक करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं कि बताना है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। चलो ये 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चंस को देखो और अच्छे से मुझे ये बताओ कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम यहां पर देख पा रहे हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है बच्चों, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए ध्यान दें, मुझे बताओ अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N है और C डबल बॉन्ड C है, तो क्या मुझे टर्मिनल को चेक करना जरूरत है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगे जिनकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। वैलेंसीज इक्वल नहीं होनी चाहिए।
सी डबल बॉन्ड एन की बात करें तो नाइट्रोजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक लोन पेयर है और एक वैलेंसीज है, वैलेंसी है और एक छुपी हुई वैलेंसी, फ्री वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। और इस हाइड्रोजन की वजह से अलग होते हैं ये दोनों कंपाउंड, इसका मतलब यहां पर जीआई शो करेगा। क्लियर है? बात करते हैं इस एल्कीन की, तो बताओ इस एल्कीन में भी जीआई शो करेगा। क्यों करेगा बच्चों? क्योंकि यहां पर भी वैलेंसीज, हाइड्रोजन अलग है, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है और बची हुई फ्री वैलेंसी इससे अलग होगी। इसका मतलब यहां भी जीआई शो करेगा और यहां भी जीआई शो करेगा क्योंकि यहां पर जीआई नहीं शो करेगा। अगर मैं पूरे कंपाउंड की बात करूं तो पूरे कंपाउंड में अगर एक जगह भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट अगर जीआई शो करेगा तो पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्लियर बात है? सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दें। सी डबल बॉन्ड सी टर्मिनल है, नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड सी टर्मिनल है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों? आपको ध्यान में आ रखा होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करूं तो बताइए क्या मुझे कभी भी चेक करना है, क्योंकि एक लोन पेयर और वैलेंसीज अलग होंगी, लोन पेयर और वैलेंसीज डिफरेंट होंगी। इसका मतलब बच्चों यहां पर जीआई शो करेगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन को ध्यान दें। क्या मुझे एल्कीन्स को चेक करना है? बिल्कुल, एल्कीन को चेक किया, टर्मिनल एल्कीन नहीं करेगी, टर्मिनल एल्कीन नहीं करेगी। इस एल्कीन की बात करूं तो बच्चों यहां वैलेंसीज बराबर हैं और वैलेंसीज बराबर हैं तो ये भी नहीं करेगी। क्या ये पूरे कंपाउंड में किसी भी एक एल्कीन के अबाउट जीआई शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले एल्कीन को देखें, एल्कीन में देखा और बची हुई वैलेंसीज को चेक करने का सही तरीका है आप आदमी भेजो। आदमी भेजा, चेक किया तो इसने बताया कि सर यहां पर तो 2 डिग्री कार्बन है और यहां 3 डिग्री कार्बन है, दोनों कार्बन अलग हैं, इसका मतलब वैलेंसी अलग है। वैलेंसी अलग है तो इधर की कंडीशन फुलफिल है। अब बात करें इसकी तो बताओ इधर वैलेंसीज डिफरेंट है या नहीं, चेक करो। बिल्कुल वैलेंसीज डिफरेंट है और वैलेंसीज डिफरेंट है बच्चों, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस एल्कीन के अबाउट जीआई शो करेगा? यहां पर ध्यान दो, क्या एल्कीन टर्मिनल है? नहीं करेगा। इसका मतलब पूरा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। यहां पर बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ कभी नहीं करता, मैंने बताया आपको। कौन करता है? सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन। इसके अबाउट चेक करो तो वैलेंसी ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर अलग दिख रही है, इसका मतलब इसके अबाउट जीआई शो करेगा। देखो कितना इजी है। करना क्या है? करना सिर्फ और सिर्फ वैलेंसीज को चेक करना है। अगर वैलेंसीज डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लें। तो आपको समझ में ये आ गया कि कभी भी अगर जीआई शो करना है तो एल्कीन के केस में वैलेंसीज अगर डिफरेंट हैं तो वो जीआई शो कर सकता है। क्लियर? अगर वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट था इस पूरे बातों का, इस पूरे चैप्टर का, वो हमने क्लियर कर लिया। और वो क्या क्लियर किया? वो हमने क्लियर किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे चेक करते हैं कि कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन अपन ने यहां पर सीख ली। अब इसी में कुछ कंडीशन और आती हैं बच्चों, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो वो होती हैं, अगर मेरे पास मोर देन वन एल्कीन्स आर प्रेजेंट। क्लियर? अगर एक से ज्यादा एल्कीन प्रेजेंट है तो क्या केस होता है? जैसे एक से ज्यादा एल्कीन प्रेजेंट थी, लेकिन अब मैं यहां पर कहने वाला हूं एक साथ, मतलब जो एलीन सिस्टम होता है, अगर आपको ध्यान होगा एलीन सिस्टम, तो एलीन्स क्या होते हैं एक्चुअल में? सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। इस तरीके की जो सिस्टम है इनमें हम जीआई कैसे चेक करते हैं ये हम सीखने वाले हैं, क्योंकि ये भी एल्कीन का ही पार्ट है और एल्कीन का ही पार्ट है तो हमें यहां पर भी चीजें सीखनी होंगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, पहले सबसे पहले देखते हैं। यहां पर जो कंडीशन थी, सबसे पहली कंडीशन वो क्या थी? वैलेंसीज इक्वल होनी चाहिए।
क्लियर, सॉरी, वैलेंसीज अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा फ्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, क्या ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल जीआई शो करेगा, दिख रहा है जीआई शो करेगा। ठीक है भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर सबसे बेस्ट कंडीशन मुझे क्या दिखती है? मुझे एक बहुत बेस्ट कंडीशन दिखनी है, प्लेनर, ऑल मॉलिक्यूल्स आर लाई इन सेम प्लेन। मतलब यहां कंडीशन क्या, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ रही है? प्लेनर होने चाहिए। कैसे हुआ? कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या ये कार्बन sp2 है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रखे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि इसको दो बॉन्ड काउंट करना है, नहीं, एल्कीन बॉन्ड तो एक ही है ना, एल्केन एक बॉन्ड है, एल्कीन एक बॉन्ड है, एल्काइन एक बॉन्ड है, आप इसमें ये चीज दो नहीं गिनेंगे। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और sp2 का मतलब होता है बच्चों प्लेनर। क्या होता है? प्लेनर। इसका मतलब अगर मेरे पास प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वहां पर जीआई शो करेगा, और अगर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो जीआई शो नहीं करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? प्लेनर मॉलिक्यूल्स कैन शो जीआई और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नेवर शोज जीआई। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर प्लेनर मॉलिक्यूल्स कैन शो जीआई, और सेकेंड कंडीशन लिख सकता हूं यहां पर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नेवर शोज जीआई। कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर सकते। कौन? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अब मैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यही अपने पास मेन चीज है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। अगर मेरे पास कभी भी एलीन सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा एल्कीन एक साथ आती हैं, जैसे यहां पर दो एल्कीन एक साथ आ गई, तो इनका रियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे एक एल्कीन थी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 था, प्लेनर था मॉलिक्यूल, प्लेनर है तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। उसकी भी कंडीशन अपन ने देख ली कैसे शो होती है। लेकिन अगर मेरे पास नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से है बच्चों कि एल्कीन और एल्कीन में इतना ज्यादा रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये आपस में प्लेन क्या करते हैं? रोटेट कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं एक एल्कीन हूं और इसके बगल में मेरे जो फर्श है, जो फ्लोर है, वो भी एक एल्कीन है। क्या मैं फ्लोर के परपेंडिकुलर हूं? बिल्कुल परपेंडिकुलर हूं। यही सेम ज्योमेट्री यहां पाई जाती है। अगर मैं इसको अच्छे से शो करूं तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर जो इनकी वैलेंसीज होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। वेज और डैश का मतलब क्या होता है? दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज सोर्स अबव द प्लेन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज सोर्स बिलो द प्लेन। ठीक, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अगर मैं यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन रख दूं तो इनकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन तो एक तरफ होंगे और इनके परपेंडिकुलर में ब्रोमीन और क्लोरीन होंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसको और अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए मेरा ये दोनों हाथ है, इनकी हथेलियों को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इनको ऐसे लगा दूं तो बताइए क्या एक हथेली दूसरी हथेली के परपेंडिकुलर है? दिख रहा है आपको? अगर इनकी वैलेंसीज को शो करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से शो होंगी, और इनकी वैलेंसीज को शो करूंगा तो ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। क्या आप फील कर पा रहे हैं? आई थिंक आप फील कर पा रहे हैं पूरा पूरा। इनकी वैलेंसीज तो प्लेन में होंगी, लेकिन इनकी वैलेंसीज प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होंगी। मतलब ये दोनों कैसे होंगे? प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स नेवर शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इनकी एक खास बात मैं आपको समझाता हूं जो कि पूछी भी जाती है, और इसे नाम देते हैं किसका?
एरियल डिस्टेंस का। किसका नाम देते हैं? एरियल डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और एल्कीन में मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अगर मैं आपसे बोलूं ये है L1 डिस्टेंस और ये है L2 डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं ये है L1 डिस्टेंस और ये है L2 डिस्टेंस, तो मुझे बताओ L1 और L2 में दोनों में क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होगा, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो बहुत सिंपल है। क्या? मुझे पता है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन में होंगे सारे के सारे, और जब प्लेन में होंगे तो बताओ ये पास पास है, सेम साइड है, तो L1 छोटा होगा, ये अपोजिट साइड है तो L2 बड़ा होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं L2 इज ग्रेटर देन L1। सही बात है, लिख सकता हूं। यहां पर मैं L2 इज ग्रेटर देन L1 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो बताओ यहां से डिस्टेंस L1 और यहां से डिस्टेंस L2, ये सिर्फ अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ही तो है। डिस्टेंस तो सेम होगी ना। अब डिस्टेंस सेम हो गई तो बताओ यहां L1 और L2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक कंडीशन यहां और ऐड करते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एरियल डिस्टेंस। तो कभी कभी बोलते हैं कि जीआई शो करने के लिए एरियल डिस्टेंस हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहां पर लिख सकता हूं कि फॉर जीआई एरियल डिस्टेंस कैन नॉट बी सेम, कैन नॉट बी सेम। कभी भी एरियल डिस्टेंस सेम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। तो आपको समझ में आया कि जब दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तो वो जीआई शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? कंडीशन आपको पता चल गई। अच्छा, इसी की जगह अगर मान लीजिए मेरे पास 3 एल्कीन आ जाती, 2 एल्कीन की जगह कितनी एल्कीन आ जाती? 3 एल्कीन आ जाती। तो अब हम क्या करते देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C कुछ इस तरीके से आ गई एल्कीन। अब इनकी रियल ज्योमेट्री जानने के लिए सबसे पहली बात, ये एल्कीन इस एल्कीन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ये तो आप देख पा रहे हैं। और ये एल्कीन इस एल्कीन के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये और ये कहां होंगे? सेम प्लेन। और सेम प्लेन में आते ही कंडीशन जीआई की फॉलो होगी, और सेम प्लेन में आते ही इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वैलेंसीज अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। कैसे हुआ? ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये फ्लोर है, इस फ्लोर के मैं परपेंडिकुलर हूं और फिर से ये फ्लोर मेरे परपेंडिकुलर है, तो बताइए दोनों फ्लोर कहां है? दोनों फ्लोर सेम प्लेन में है। और सेम प्लेन में है तो वैलेंसीज अगर A और B है, अगर ये डिफरेंट हो गई, D और E अगर डिफरेंट हो गई, तो बताओ फॉर GI क्या मैं कह सकता हूं कि ये GI शो करेगा? बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? A इज नॉट इक्वल टू B एंड ऑल्सो D इज नॉट इक्वल टू E। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? तो बताओ मुझे, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स कैन शो GI, लेकिन इवन नंबर ऑफ एल्कीन कभी भी GI शो नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ, इवन नंबर ऑफ एल्कीन तो GI शो नहीं करती, लेकिन ऑड नंबर ऑफ एल्कीन GI शो करती है। तो बताओ अगर मेरे पास कोई एग्जांपल ऐसे आ जाता तो क्या मुझे चेक करना है? मुझे सिर्फ चेक करना है ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, इसका मतलब प्लेनर होंगे। प्लेनर होंगे तो इनकी वैलेंसीज अगर डिफरेंट है बच्चों, तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूं कि यहां पर कंडीशन कह सकती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए, ये सारी कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एल्कीन में कैसे शो करता है। तो कैसे शो करता है कि आपने देखा
एल्कीन में कैसे शो करता है, वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए एल्कीन की, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N में शो करता है। N की तरफ से देखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोन पेयर और वैलेंसीज हमेशा डिफरेंट होंगी। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन और इवन नंबर ऑफ एल्कीन का आपने फंडा सीखा, आपने बहुत अच्छे से सीखा कि क्या दिक्कत होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया। तो बताइए मुझे, क्या मुझे इस पर कोई दिक्कत होनी है कि जीआई शो करने में मुझे नहीं समझ आया कि कैसे जीआई शो करेगा? क्या किसी बच्चे को ये दिक्कत है? आई थिंक मेरे को दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छे से सीख लिया। तो सबसे पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट किया, हाउ टू शो जीआई ऑफ एनी कंपाउंड, कैसे कि वो शो करते हैं कंपाउंड जीआई है या नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? सेकेंड अपन पार्ट जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे जीआई कैलकुलेट करते हैं, कैसे और बातें करेंगे। तो ये सारी बातें अपन खत्म करते हैं और आज के लिए आपसे यहीं अलविदा लेते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।